नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, सामने आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा पंचायती राज अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 बीपीओ। और बात करते हैं कि इसका जो पार्ट 3 है जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित या यूपी जीके के बारे में पूछा गया था या पूछा जाएगा। जो पार्ट 3 है उसमें यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चंस आएँगे, तो उसी विषय में आगे चर्चा करते हैं आज, ठीक है? और इस सीरीज़ में बात करते हैं यूपी जीके के संबंध में, तो यूपी जीके मैं पूरा आपको कवर करवाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। ठीक है, बाकी एक बार देख लेते हैं जो यूपी जीके का इन्होंने सिलेबस दे रखा था उसमें क्या था। उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राजस्व व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों के में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धि, यानी कुल मिला के यूपी जी के इन्होंने पूरा ही कवर कर रखा था। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए, इससे टोटल आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ठीक है, तो वो तो सारा कुछ उन्होंने सिलेबस में पहले ही डिफाइन कर दिया था। अब बात करते हैं यूपी जीके के बारे में। अगर आपने उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है आपको, तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हालांकि ये थोड़ा इनविजिबल है, मैं आपको जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, ज़ूम आउट कर देता हूँ एक बार, तो आप यूपी जीके के संबंध में देख सकते हैं। अब आपको शायद पूरा दिख रहा होगा यूपी, अब नहीं तो अब तो दिख ही रहा होगा। तो इसमें आपको सामने दिख रहा होगा, ये हमारा हरियाणा है। ठीक है, मतलब अगर उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि संदर्भ में बात की जाए या यूपी का जो भौगोलिक परिदृश्य है उसके बारे में, तो ये हमारा आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश का मैप है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला ये बलिया हो जाएगा। आपका सामने आपको दिख रहा होगा बलिया। जस्ट अ सेकंड, ये आपको बलिया दिख रहा होगा। ठीक है, ये बलिया जो है, ये आपको देख आप इस तरीके से अगर देखें तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया बोला जाता है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी उत्तर प्रदेश के पूरब में ये बिहार है। ठीक है, और उत्तर में अगर बात की जाए तो ये उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश के उत्तर में। वहीं अगर पश्चिम में बात की जाए तो इस तरफ हरियाणा रहेगा आपका। ठीक है, हरियाणा के बगल में यहाँ पे आपको एक छोटी सी दिल्ली दिख रही होगी। दिल्ली के नीचे जब आप आते हैं, हरियाणा के नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये राजस्थान दिख रहा है। और राजस्थान के नीचे जब आप आते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश रहता है। ठीक है, और नीचे अगर बात की जाए बिहार के बगल में नीचे झारखंड आपको मिलेगा, झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़ आपको मिलता है। यानी कुल मिला के इतने राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, जिसमें एक कंट्री भी है जिस कंट्री का नाम है नेपाल। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला मैंने आपको बता दिया बलिया है। वहीं अगर सबसे दक्षिणी जिले की अगर बात की जाए तो ललितपुर आ जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात की जाए तो सोनभद्र आ जाता है। और वहीं अगर बात की जाए कि सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा, मतलब उत्तर प्रदेश का तो जिला ही है, 4 अन्य राज्यों से भी अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें इस तरफ आपको ये सोनभद्र दिख रहा है, ये वाला सोनभद्र है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए नीचे तो छत्तीसगढ़ के साथ भी यहाँ पे बॉर्डर साझा कर रहा है, यहाँ पे झारखंड के साथ में बॉर्डर साझा कर रहा है, और यहाँ पे ये बिहार के साथ में बॉर्डर साझा कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा ललितपुर। ठीक है, झांसी के नीचे ललितपुर है, जो कि इस तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, यहाँ से मध्य प्रदेश से घिरा है, और इस तरफ से भी मध्य प्रदेश से कवर्ड है। वहीं अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, तो आपका आगरा और मथुरा 2 जिले हैं जो कि राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर सोनभद्र की बात की जाए तो सोनभद्र जो झारखंड का झबुआ करके है एक जो डिस्ट्रिक्ट, उससे सीमा साझा करता है। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का अभी मेरे स्लिप हो गया माइंड से, आगे बताता हूँ। बाकी अगर बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल का जो है बलरामपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। वहीं अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका हो जाएगा ये शामली। शामली आप देख रहे हैं, ये आपका बागपत है, बागपत के ऊपर ये शामली है। तो शामली हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है, तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। वहीं अगर सबसे उत्तरी जिले की बात की जाए तो ये सहारनपुर है, जो कि 3 अलग स्टेटों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, जहाँ पे एक तरफ आपका उत्तराखंड दिखेगा, एक तरफ हिमाचल दिखेगा, और यहाँ पे हरियाणा दिखेगा। हालांकि इसमें आप में क्लियर विजिबल नहीं है, बट सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ में भी सीमा साझा करता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, जिसके संदर्भ में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। ठीक है, और अगर जिले बार एक बार देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ
इस तरीके से। आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा। देखिए, सबसे ऊपरी जिला सहारनपुर हो जाएगा हमारा, ठीक है। वहीं सहारनपुर के नीचे शामली, मुजफ्फरनगर, ये तीनों एक मंडल में आते हैं, जिस मंडल का नाम है मुजफ्फर या सहारनपुर मंडल, ठीक है। और मंडलों की अगर बात की जाए, हालांकि आगे मैं आपको सारा बताऊंगा, बाकी एक बार आप एक क्विक मतलब नजर डाल लें। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ठीक है। वहीं अगर बिजनौर की बात की जाए, मुजफ्फरनगर के साथ में सीमा साझा करता है बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, ठीक है। बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, ये दिल्ली के साथ में भी बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये दिल्ली के साथ में सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर के ही अंदर ही आता है नोएडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए अलीगढ़ की, तो अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, ठीक है। इसके बाद में अगला मंडल आ जाता है आगरा मंडल, जिसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी आते हैं। वहीं अगर फर्रुखाबाद की बात की जाए, तो फर्रुखाबाद के संदर्भ में सॉरी कानपुर नगर इसका वो पड़ता है मंडल, कानपुर मंडल पड़ता है, जिसमें आ जाता है फर्रुखाबाद। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात तथा कानपुर नगर। वहीं अगर बात की जाए जालौन मंडल की या झांसी मंडल की, तो जालौन, झांसी, ललितपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। वहीं अगर बात करते हैं चित्रकूट मंडल, तो या हमीरपुर मंडल, जिसमें महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, उसके बाद में अगर फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज प्रयागराज तथा प्रतापगढ़, और उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, लखनऊ जो मंडल है, इसमें 6 जिले आते हैं, ठीक है, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर तथा बरेली आ जाएगा। और बाराबंकी के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो जिसमें मंडल हो जाएगा आपका अयोध्या, ठीक है। तो बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ठीक है, और सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ठीक है, और जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, और भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र। इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश का मैप है, जहाँ पे मैंने आपको सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको बोल के सिखाए हैं, मतलब बोले हैं, और आपको एक तरीके से बताया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, ये आप याद कर सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे, तो हाँ, कुछ फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और अगर जनसंख्या की ही बात की जाए, तो ये अगर अलग स्टेट अलग अगर कंट्री होता, तो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बन चुका होता है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 16.6% जनसंख्या निवास करती है, और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है, ठीक है। और प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 77.7% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। अब चूंकि आप बीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब हिंदुस्तान में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर क्रमवार देखें, तो चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। आगे आपको बताएंगे। बाकी बात करें अगर उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश का लगभग 16.6% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यहाँ की जनसंख्या का मूल जो व्यवसाय है, या कह सकते हैं कृषि आधारित है, ठीक है। और लगभग 77.7%, यानी मोर देन 75% जनसंख्या कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। यद्यपि प्रदेश भर के कर राजस्व में कृषि क्षेत्र में योगदान बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपको पता है, अगर आपने बीपीओ की थोड़ी बहुत तैयारी की, ग्राम पंचायती राज आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पंचायतों में जो कर प्रणाली है, वो किस तरीके की है, और किस किस तरीके के कर उस वहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो बहुत निम्नवत एक तरीके से कह सकते हैं कर की जो दर होती है, बहुत ना के बराबर होती है। इस वजह से यहाँ पे कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में कर का जो योगदान है, बहुत ही कम रहता है। और प्रदेश में करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र का योगदान रहता है, चूंकि जब लोग नगर में रहते हैं, नगर में इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पे टैक्स वगैरह ज्यादा पे होता है, सिंपल सी बात है। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, लगभग 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, ठीक है। और इस 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि में से लगभग 165.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि का कार्य होता है, यहाँ पे हमारी खेती वगैरह होती है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी बात करते हैं अगर अंग्रेजी शासन काल में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम थे, जो संदर्भ में आपको दिख रहे होंगे। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से संदर्भ में, तो लगभग 1775 से 1833 तक उत्तर प्रदेश जो था, ये प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम यानी कि कह सकते हैं बंगाल के अधीन ही रहा। जैसे कि अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो इतिहास में आपने देखा होगा कि
फोर्ट विलियम कोर्ट कोलकाता में था, तो वहां से शासन व्यवस्था चलती थी हिंदुस्तान की, ठीक है। मतलब तो वही बता रहा है कि 1775 से लेके 1833 तक, ठीक है, 1775 से 1833 तक हमारा जो प्रांत था या हमारा जो रीजन था, हमारा क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, वो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम यानी कि कह सकते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा था, या बंगाल प्रेसिडेंसी का बंगाल राज्य के अधीन था, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं 1834 में, तो 1834 में यह प्रांत प्रेसिडेंस ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल से अलग करके गवर्नर सर चार्ल्स थियोसोफिकल मेटकॉफ यानी कि 14 नवंबर 1834 को अधीन रखा गया। इसका मुख्यालय एवं राजधानी इलाहाबाद किया गया, यानी जो वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। और यह प्रांत, इस प्रांत का नाम आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया, चूंकि इलाहाबाद, इसका ध्यान रखिएगा, आगरा प्रेसिडेंसी नाम था। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जब उत्तर प्रदेश का नाम आगरा प्रेसिडेंसी किया गया था तो उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि नाम भले इसका आगरा प्रेसिडेंसी हुआ था, बट इसका जो मुख्यालय था वो इलाहाबाद ही था, ठीक है। वहीं बात करते हैं 1834 के बाद में 18 आता है 1836, तो 1836 में सर चार्ल्स थियोसोफिकल मेटकॉफ यही थे वहां पे उस समय गवर्नर, ठीक है। तो 1 जून 1836 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया हमारा क्षेत्र, और उस समय इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया, मतलब उत्तरी पश्चिमी प्रोविंसेस, ठीक है, रखा गया था। उत्तर पश्चिम प्रांत, इस तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में आपको लिखा हुआ आएगा तो उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। लेकिन अगर अंग्रेजों की भाषा में अगर बात की जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। इसकी राजधानी प्रयागराज से बदल के आगरा कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा 1836 में इसकी राजधानी आगरा हो गई थी। वहीं अगर बात करें 1856 की, तो 1856 में ये अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, चूंकि अवध क्षेत्र ही था हमारा, पूरा उत्तर प्रदेश को अवध क्षेत्र बोला गया था, ठीक है। तो अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य के अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया था। हमारा जो अवध का नवाब था वो हार गया था, ठीक है। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसी के बदौलत विद्रोह हुआ था फिर, ठीक। तो मेजर जनरल सर जेम्स ऊटम चीफ कमिश्नर 1 फरवरी 1856 के अधीन ये रखा है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि अवध 1856 में अवध को जो अंग्रेजी राज्य के अधीन मिला लिया गया था पूरी तरीके से। वहीं बात करते हैं अगर 1858 की, तो 1858 में आप सबको पता है कि विद्रोह हो गया था, ठीक है, या कह सकते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था 1858 में। तो इस प्रांत की राजधानी को आगरा से बदलकर पुनः इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? अगर आपने इंडियन मैप देखा हो तो इंडियन मैप में आपको दिख रहा होगा कि इलाहाबाद जो है वो बंगाल के एज कंपेयर टू आगरा काफी निकट है, ठीक है। और चूंकि अंग्रेजों की जो पूरी सत्ता वगैरह थी 1858 तक वो बंगाल या कह सकते हैं कि कोलकाता के आसपास के क्षेत्र रहा होगा, वहां पे उनकी काफी अच्छी पकड़ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी राजधानी को पुनः स्थानांतरित कर लिया था प्रयागराज की तरफ। अब बात करते हैं 1870 की, ठीक है। तो अवध जिले को उत्तर पश्चिम राज्य में मिला दिए जाने के बाद में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रोविंसेस एंड अवध, यानी कि जब 1877 में, क्योंकि 1857 में ही अवध को मिला लिया गया था अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसके अंतर्गत, या ब्रिटिश इंडिया के जो एम्पायर था, ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र था, उसमें जब अवध को मिला लिया गया था तो फिर इन्होंने अवध का नाम भी उसी के साथ में ऐड कर दिया, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, इस तरीके से, ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। फिर बात करते हैं 1902 की, तो 1902 में इस प्रांत का नाम या इस क्षेत्र का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस रखा गया, यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, यानी कि संयुक्त राज्य आगरा एवं अवध, इस तरीके से। ध्यान रखिए 1870 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, 1909 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, और 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया था। और 1949 में संयुक्त प्रांत में जिला रामपुर, टिहरी गढ़वाल तथा बनारस स्टेट को भी सम्मिलित कर लिया गया था। और 1950 में इस प्रांत को का जो नाम था, यानी कि 1947 में तो हम आज़ाद हो ही चुके थे, ठीक है। तो 1950 में इस प्रांत का नाम पुनः चल के 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रख दिया गया था, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस से हटा के उत्तर प्रदेश रख दिया गया था, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे अगर आपने पंचायती राज अधिनियम पढ़ा है तो पंचायती राज अधिनियम जो हमारा 1947 वाला, चूंकि 1947 तक हमारा जो नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंसेस ही था, यानी कि संयुक्त राज्य, तो उसका नाम अभी भी यानी कि संयुक्त राज्य पंचायती राज अधिनियम 1947 है, ठीक है। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब संयुक्त राज्य पंचायती राज अधिनियम 1947, इस तरीके से वहां से आप रिलेट कर पाएंगे। बाकी
24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का अगर स्थापना दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। और सन 2000 में उत्तर प्रदेश को से उत्तरांचल को काट कर यानी उत्तराखंड को काट के उत्तराखंड नए राज्य की स्थापना की थी। हालांकि उत्तराखंड नाम इसका बाद में पड़ा था, जब इस हमारा डिवाइडेशन हुआ था, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को काट के जो जो पार्ट अलग किया गया था, तो उसका 11 जिले काट के अलग किए गए थे, तो उन 11 जिलों को उत्तरांचल नाम दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का चिन्ह, राजधानी गठन वगैरह के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य है, मतलब मैंने आपको बता दिया 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। और राज्य का जो विभाजन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 जिलों, सॉरी मैंने 11 बोल दिया था, 13 जिलों को काट के उत्तराखंड बना था, ठीक है। राजकीय भाषा की अगर बात की जाए तो हिंदी है, और 1947 से जो राजकीय भाषा है हिंदी है हमारी, अक्टूबर 1947 से ही। लेकिन 1989 में, 89 90 79 80, हाँ 89 में उर्दू को राष्ट्रीय भाषा, मतलब द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में नामित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में उर्दू को किस वर्ष राष्ट्रीय राजकीय भाषा घोषित किया गया था? तो उर्दू को 1979 में, ठीक है, सॉरी 89 89 90 89 19 89, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और वहीं अगर बात की जाए राजकीय पशु की, तो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस एवं क्रौंच है, राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय पुष्प पलाश या टेसु है, और राजकीय चिन्ह हमारा एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष। इस चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया था। और राजकीय खेल हमारा हॉकी है, ठीक है। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो उत्तर प्रदेश लगभग 240 वर्ग किलोमीटर यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 907.33% क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कुल क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य मैंने आपको बता ही दिया था, सबसे बड़ा है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे टॉप पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। और इसी संदर्भ में अगर आगे चलते हैं तो इसका आकार लंबवत है, वह यानी वर्टिकल है, आपने देखा होगा। वहीं अगर बात की जाए ग्लोब पर स्थित, तो लगभग 23 डिग्री और 52 सेकंड से 31 डिग्री 28 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य, तथा 77.30 से लेकर 84.39 पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी इस को आप इस तरीके से याद रखें, 23 से 31 और 52 से 28, 23 पॉइंट या इस तरीके से याद रख पाएंगे, 23.52 से 31.28 और 77.30 से 84.39 पूर्वी देशांतर की ओर। वहीं अगर बात की जाए अक्षांशीय विस्तार की, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 60 डिग्री से लेके 36 सेकंड तक है, यानी 7.36। और देशांतरी विस्तार यानी पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 7.09 डिग्री है। हालांकि आपसे शायद नहीं पूछा जाए, पर इस से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से उत्तरी अक्षांश का जो कह सकते हैं पैरामीटर्स क्या है, या पूर्वी देशांतर के पैरामीटर्स क्या हैं, तो वो आपको ये वाला जो लाइन है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर आगे चलते हैं तो पूरब से पश्चिम की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले हैं अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कि बड़े ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि सबसे पहले इसका जो इस जिले का नाम है ये लखीमपुर खीरी है, ये सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद में सोनभद्र आ जाएगा, तो सोनभद्र लखीमपुर खीरी के बाद में जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा लखीमपुर, फिर सोनभद्र, और सोनभद्र के बाद में हरदोई। और अगर बात की जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले हैं, जिसमें सबसे छोटा आ जाएगा आपका हापुड़। हापुड़ मैंने आपको बताया था गाजियाबाद के पास में है। वहीं भदोही मैंने आपको बताया था ये प्रतापगढ़ के पास में है। वहीं अगर बात करें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका गाजियाबाद, जो कि दिल्ली के बगल में। हापुड़ और गाजियाबाद तो लगभग बगल बगल में ही है, और भदोही जो पहुंच जाएगा वो प्रतापगढ़ के पास में पहुंच जाएगा, ठीक है, प्रयागराज के पास में आप मान सकते हैं इसको, ठीक है, प्रयागराज के पास में, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें प्रदेश में सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले का, तो सबसे पूर्वी मैंने आपको बता ही दिया था बलिया था, और सबसे पश्चिमी आपका शामली था। और प्रदेश में सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे उत्तरी आपका सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी आपका सोनभद्र, मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। और सोनभद्र हमारा 4 अन्य स्टेट के साथ में भी सीमा साझा करता है, और सहारनपुर 3 अन्य स्टेटों के साथ में सीमा साझा करता है, जिसमें आपका उत्तराखंड, हिमाचल तथा हरियाणा आ जाएंगे। और बात करें अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, यानी कि एनसीआर रीजन में उत्तर प्रदेश के लगभग 9 जिले शामिल हैं, इसमें गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली तथा बागपत। इस तरीके से 3 तो 5 3 8 की वजह से 9 थे शायद। एक अलीगढ़ को भी इसमें शामिल कर लिया गया, मैं आके देख लूंगा, कल आपको अपडेट दे दूंगा। जहां तक मुझे लग रहा है अलीगढ़ को भी एनसीआर में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत तथा अलीगढ़।
अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा देश नेपाल, मैंने आपको दिखाई दिया था मैप में। और नेपाल से जो सटे हुए जिले थे वो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुल टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। हालांकि आपसे इन जिलों के नाम नहीं पूछेगा, बट हाँ इस तरीके से आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा जिला नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। मैं आपको मैप में भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। पीलीभीत, ये रहा आपका पीलीभीत जो कि नेपाल की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फिर लखीमपुर खीरी के बाद में अगर आप बात की जाए कि बहराइच के बाद में श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में अगर आगे बात करते हैं तो सीमावर्ती क्षेत्र या सीमावर्ती प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के साथ में जो राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर था उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश में आपकी एक दिल्ली आ जाएगी। तो टोटल 8 राज्य तथा एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली आ जाएगी। वहीं अगर बात की जाए टोटल 9 आ जाएंगे सीमावर्ती प्रदेश में, टोटल 9 की संख्या आएगी जिसमें 8 राज्य तथा एक यूनियन टेरिटरी रहेगा। वहीं अगर बात की जाएगी सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों के स्पर्श करता है, मैंने आपको बता ही दिया था। और उत्तराखंड के सीमावर्ती जो 7 जिले हैं, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इस तरीके से हो जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा, ललितपुर, मैंने आपको बता ही दिया था। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटे सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, चूंकि ये बिल्कुल माइनर सी बॉर्डर साझा करता है हिमाचल प्रदेश। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा मध्य प्रदेश से, चूंकि 11 डिस्ट्रिक्ट की उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। और दिल्ली को की सीमा छूने वाले जो जिले हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर तथा गाजियाबाद रहेगा। वहीं अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, और सहारनपुर जिले के सीमावर्ती जिले जो है मैंने आपको बताया था हरियाणा, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश रहेंगे। और सोनभद्र जिले से सीमावर्ती राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रहेंगे। और बिहार की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं वो उसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इस तरीके से आपके लगभग 3 और 3 6 7 जिले रहेंगे जो बिहार की बॉर्डर साझा करते हैं। 7 जिले रहेंगे नेपाल का बॉर्डर साझा करते हैं। 11 जिले मध्य प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो लगभग 3 और 2 5 और 1 6 जिले हरियाणा की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए ऊपर क्या था हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा था वो केवल एक ही जिला साझा करता है, ठीक है। और उत्तराखंड की 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं उसमें सबसे पहले आ जाएगा सोनभद्र, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, इस तरीके से टोटल 11 जिले रहेंगे जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की सीमा अकेला एक सोनभद्र है, राजस्थान की सीमा को मथुरा तथा आगरा हो जाएगा। और हरियाणा की सीमा को छूने वाला सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा, ठीक है। इस तरीके से लगभग 6 जिले हैं जो कि हरियाणा की सीमा साझा करते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है हरदोई, जो कि लगभग 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अपने साथ में सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा हरदोई, जो कि लगभग 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि सबसे ज्यादा अन्य राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा आपका सोनभद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर बदायूं की जाए, बदायूं ने से उत्तर प्रदेश के 9 जिले स्पर्श कर बदायूं से उत्तर प्रदेश के 9 जिले स्पर्श करते हैं। ये तो गलत बात है। अगर सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करने वाला जिला हरदोई है और बदायूं से उत्तर प्रदेश के 9 जिले स्पर्श कर, जस्ट सेकंड भाई मैं देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रहा है बदायूं से 9 जिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर बात की जाए दूसरा हरदोई था, तो हरदोई कहाँ गया, हरदोई के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हरदोई के साथ में भी 9 जिले सीमा साझा करते हैं। चलिए आप
मैं ये कल गूगल पे देख के आपको अपडेट दे दूंगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को सीमा साझा करने वाला जिला हरदोई तथा बदायूं है, जो कि 9 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बाकी बात करें अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, उत्तर प्रदेश यानी कि एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चालू हुई थी। ठीक है, तो उस संदर्भ में हर जिले का एक जो उत्पाद था वो बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आगरा। आगरा का चमड़ा फेमस था, आप सभी को पता है, तो आगरा के संदर्भ में चमड़ा हो जाएगा, चमड़ा उत्पाद। ठीक है, आगरा के बाद में अमरोहा। अमरोहा का ढोलक काफी फेमस है, तो यानी वाद्य यंत्र। अलीगढ़ के ताले तथा हार्डवेयर। ताले आपको सबको पता है, ताला अलीगढ़ वाला। औरैया, औरैया का दूध प्रसंस्करण काफी फेमस है, जिसमें देसी घी की मात्रा, मतलब कह सकते हैं देसी घी इसका वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में औरैया का देसी घी या दूध। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में काली मिट्टी की जो कलाकृतियां थी, ठीक है, काली मिट्टी की कलाकृतियां इसकी काफी फेमस है। और अगर बात की जाए जौनपुर की, तो जौनपुर की कालीन भैया है अपने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जौनपुर आपने अगर मिर्जापुर देखी हो, ठीक है, तो मिर्जापुर में वो बताते हैं कि जौनपुर और मिर्जापुर के बीच का कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट था उसमें, तो जौनपुर की भी कालीन फेमस है, यानी कि ऊनी दरी जो वुलन कालीन होती है वो। अगर बात की जाए झांसी की, तो झांसी की जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं यानी कि खिलौने, झांसी के खिलौने। वैसे झांसी की रानी हुआ करती थी, पर आप इसको इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, रानी ने जो रानियां होती हैं, या कह सकते हैं कि रानी चूंकि एक लड़की थी और लड़कियां खिलौनों के साथ में खेल रही हैं, तो इस तरीके से झांसी का सॉफ्ट टॉयज। जौनपुर की तो दरी हो जाएगी, आगरा का तो चमड़ा हो जाएगा। अमरोहा, अमरोहा की ढोलक, अमरोहा ढोलक। अलीगढ़ के ताले। औरैया का औरैया का देसी घी। ठीक है, इस तरीके औरैया को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे औरैया है, औरैया जैसा ये एक होता है गौरैया। ठीक है, और तो गौरैया या औरैया, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रिलेट कर लें। ठीक है, और बात करते हैं कौसाम्बी की, तो कौसाम्बी का जो खाद्य यंत्र था वो केला था। खाद्य प्रसंस्करण केला, खाद्य प्रसंस्करण केला, ये औरैया सॉरी कौसाम्बी का है। कन्नौज का तो इत्र सबको फेमस है, सबको पता ही होगा जहां तक। आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृतियां। और वहीं अगर बात करें कुशीनगर की, तो केला फाइबर उत्पाद। ठीक है, बनाना फाइबर प्रोडक्ट या फाइबर प्रोडक्ट। वहीं अगर बात की जाए अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद, यानी कि टेक्सटाइल जो मार्केट है अंबेडकर नगर का। ठीक है, और कानपुर देहात के एल्युमिनियम के बर्तन है, कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन। क्योंकि अगर कानपुर के बारे में अगर आप रिलेट कर पाएँ, तो कानपुर में जैसे ही आप घुसते हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह लगती है, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाएँ कि एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं वो कानपुर देहात से संबंधित हैं। और अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद से इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि सपोज आपने अम्बेडकर, वैसे भाई कोई दिल पे मत लियो, जैसे अम्बेडकर जी को आपने कभी देखा हो, तो वो उनका जो पैंट होता था वो मतलब उस समय के वो ट्रेंड ही था, तो उनका चेस्ट तक रहता है। कई आपने अगर फोटोज वगैरह में देखा हो, तो उस तरीके से आप उसको रिलेट कर पाएंगे अम्बेडकर नगर में जो वस्त्र उत्पाद है। ठीक है, यानी कि उनके कपड़े चेस्ट तक रहते हैं, तो वो कपड़े से रिलेट कर पाएंगे आप वस्त्र उत्पाद। वहीं कानपुर देहात की अगर बात की जाए, तो एल्युमिनियम के बर्तन। और अमेठी मूंज उत्पाद, हालांकि मैं जानता नहीं हूँ भाई ये मूंज उत्पाद, मूंज क्या होता है, बट अमेठी मूंज उत्पाद, ये अगर जो अमेठी वाले लोग भाई हैं वो कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। बात करते हैं कानपुर नगर, तो कानपुर नगर भी चमड़ा के लिए फेमस है। ध्यान रखिए, कानपुर नगर अलग है, कानपुर देहात अलग है। कानपुर नगर का चमड़ा रहेगा, आगरा का चमड़ा रहेगा। कानपुर देहात का एल्यूमिनियम बर्तन रहेगा, कानपुर देहात का। ठीक है, आगरा सॉरी अयोध्या का गुड़ है। इसको आप ऐसे ही रिलेट कर पाएं कि अयोध्या में वर्तमान में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, जो कि सब कुछ मीठा ही मीठा हो रहा है, तो मीठा क्या होता है, गुड़ होता है। ठीक है, कासगंज की जरी जरदोजी होती है, जो कि कह सकते हैं कढ़ाई वगैरह का काम होता है। तो कासगंज के थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो कहाँ पे थे, मुगल दरबार में थे। मुगल दरबार में तो ये सारा कुछ वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, जरदोजी, इस तरीके से रिलेट कर पाए आप। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए बदायूं, तो बनायूनी के नाम पे ही बनायू बना था, तो बनायूनी वो भी एक मुस्लिम नाम है, तो मुस्लिमों में जरी जरदोजी बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से आप इसको भी रिलेट कर पाए, यानी कि कासगंज में भी जरी जरदोजी है और बनायू, चूंकि दोनों बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपस में एक ही इनका वो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। बनायू का भी जरी जरदोजी और कासगंज का भी जरी जरदोजी। वही बात की जाए अगर लखीमपुर खीरी की, तो लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे विशालकाय डिस्ट्रिक्ट है। और जनजातीय शिल्प, ठीक है, यानी कि ट्राइबल क्राफ्ट जो वगैरह होते हैं, खिलौने वगैरह या अन्य जो भी शिल्प से संबंधित कह सकते हैं कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स वगैरह मान सकते हैं आप, जो जनजातीय लोग बनाते हैं, तो वो लखीमपुर खीरी। ठीक है, से संबंधित है। बात करते हैं अगर बागपत की, तो होम फर्निशिंग, यानी कि जो
बेड वगैरह होते हैं, बेडशीट वगैरह होती हैं या फिर सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह होते हैं, यानी मतलब घर से संबंधित जो भी फर्निशिंग का काम होता है, वो बागपत से होता है। ठीक है? इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएँ बागपत, बाग यानी कि बगीचा वगैरह होता है, ठीक है? और बगीचा के जस्ट अपोज़िट क्या हो जाता है, जैसे कि सपोज़ बोला जाता है कि राम जी वनवास गए, तो वनवास का पर्यायवाची होता है बाग, ठीक है? तो बाग और राम जी वापस आए घर, यानी कि बाग हो जाएगा बिल्कुल बाग का अपोज़िट या वनवास का अपोज़िट घर, तो होम फर्निशिंग इस तरीके से आप बागपत का रिलेट कर पाएँगे, ठीक है? अब बात करते हैं ललितपुर की, तो ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी, ठीक है? ध्यान रखिए सिल्क साड़ी आपकी बनारस की भी रहेगी और ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी, ठीक है? अब बात करते हैं बहराइच की, तो गेहूँ डंठल उत्पाद, ठीक है? यानी कि व्हीट्स स्टाल्क अ, हैंडीक्राफ्ट। बहराइच गेहूँ डंठल उत्पाद, गेहूँ डंठल उत्पाद से क्या बनते होगा? होगा कुछ, ठीक है? अगर बहराइच वाला कोई भाई है तो कमेंट करके बताएँ कि क्या होता है, किस तरीके का होता है, ठीक है? अब बात करते हैं लखनऊ की, तो चिकनकारी तथा जरी अब चूँकि लखनऊ की हालाँकि बताने की ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है? पर फिर भी लखनऊ का तो चिकन फ़ेमस ही है और जरी जरदोज़ी चूँकि लखनऊ भी एक तरीके से कह सकते हैं कि नवाबों की नगरी रही है, ठीक है? और नवाब उस समय नवाब जो थे वो मुस्लिम थे, मुस्लिम के यहाँ पे जरी जरदोज़ी भी चलती थी। तो लखनऊ, कासगंज, बदायूँ 3 जगह जरी दर जरदोज़ी हो जाएगा, साथ में लखनऊ की जो चिकनकारी है, वो काफ़ी फ़ेमस है, ये टॉप पे रहती है। अब बात करते हैं बरेली, बरेली भी जरी जरदोज़ी के लिए ही फ़ेमस है, ठीक है? तो बरेली, लखनऊ, कासगंज, बदायूँ 4 जगह हो गई आपकी जरी जरदोज़ी। अब बात करते हैं महाराजगंज की, तो महाराजगंज का फर्नीचर है। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएँ जैसे कि आपने पहले दे सुना होगा कि कहीं न कहीं आपके साथ में ही कहीं न कहीं ये आपके पास में ही ये ऐसी घटना हुई होगी कि उसने ना महाराजा बेड लिया। जो बेड होता था, बेड में एक तरीके से पीछे की तरफ कुछ होता होगा, हालाँकि मुझे इतना डिटेल नहीं पता है। पर सुना है मैंने ये कॉन्सेप्ट कि महाराजा बेड। तो महाराजा बेड, बेड क्या होता है फर्नीचर, तो महाराजगंज का रहेगा क्या फर्नीचर या बेड, ठीक है? इस तरीके से रिलेट कर पाएँ। आई होप देखो शायद ही कोई बचेगा जो आपको याद नहीं होगा, जो कि मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। बाकी मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि मैं आपको सारा-सारा साथ के साथ में याद करवाता जाऊँ, ठीक है? और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको सारा याद होएगा, ठीक है? बलिया, बलिया बिंदी उत्पाद, तो बलिया से बिंदी, बलिया बिंदी, बलिया बिंदी, तो ये तो सेम ही सेम लग रहा है बलिया बिंदी, ठीक है? मेरठ के बारे में बात की जाए तो मेरठ खेल सामग्री है, तो मेरठ में अभी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी बन रहा है या कह सकते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, तो मेरठ तो खेल की सामग्री के लिए फेमस है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है? बात की अभी योगी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है? तो अभी हालाँकि बन के तैयार नहीं हुआ बट खेल के लिए फेमस है, ये तो आप रिलेट कर ही पाएँगे। वहीं अगर बात की जाए बस्ती की, तो बस्ती काष्ठ कला, काष्ठ यानी कि लकड़ी का काम। तो बात करते हैं अगर बस्ती की, तो बस्ती कब बनती है जब आपको घर की चारदीवारी बना लेते हैं, बाकी अगर आपने देखा हो जहाँ घनी बस्ती होती है, अगर आप ने मुंबई की फ़ोटोज़ वगैरह में देखा हो, तो जो घनी बस्ती होती है मतलब कि कह सकते हैं कि जो वैसी बस्ती होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि लकड़ी की एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्दा टाइप की बना के उसके ऊपर पन्नी जैसी लगा के अपना सेटल हो जाते हैं। तो वो बस्ती किसकी बनती है? काष्ठ की या लकड़ी की से इस तरीके से आप रिलेट कर पाएँ कि बस्ती काष्ठ कला। और महोबा, महोबा का गोरा पत्थर, गोरा स्टोन क्राफ्ट यानी कि गोरा पत्थर पे जो कलाकृति होती है वो महोबा की होती है। तो बड़े लड़ैया महोबे वाले इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दोय मर जाए, तीसरा खौफ खाए बन जाए। महोबा, महोबा के बारे में मैं आपको क्या ट्रिक बताऊँ महोबा, महोबा के तो वो फेमस है ना आला और ऊदल। हाँ, इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएँगे जैसे महोबा, महोबा के थे आला और ऊदल, सेम इसी तरीके से आला और ऊदल की तरह ही 2 अन्य वीर थे राजस्थान की धरती पे, राजपूताने की धरती पे। उनका नाम था गोरा और बादल। आपने अगर सुना हो, ठीक है? पद्मावत मूवी में भी शायद दिखाया गया था। तो जो गोरा और बादल के संदर्भ में बात की जाए यानी कि महोबा और महोबा में कौन थे? आला और ऊदल सेम उनकी तरह ही एक जोड़ी थी जो कि थी गोरा और बादल की, ठीक है? तो गोरा पत्थर, महोबा। देखो भाई ट्रिकें तो बनानी पड़ती हैं, तो इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में कोई नई ट्रिक है, तो आप उससे भी रिलेट कर पाएँ। बाकी देखिए, चूँकि 75 ज़िले हैं, 75 के 75 अगर आप वैसे याद करें, तो
मुझे नहीं लगता कि आप याद कर पाएँगे। उन्हें किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं कनेक्ट करके ही आप याद कर सकते हैं, तो इस तरीके से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है? और हालाँकि इनको आपको फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा, इस तरीके से एक बार पढ़ने से ये पूरा दिमाग में बैठने वाले नहीं हैं, ठीक है? अब बात करें बलरामपुर की, तो खाद्य प्रसंस्करण या दालें। अब बलरामपुर के बारे में बताऊँ, जैसे कि कृष्ण जी के भाई थे बलराम जी, तो बलराम जी के हाथ में क्या रहता था? हल। हल किसके हाथ में रहेगा? जो कि बहुत ज़्यादा खाना वगैरह खाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब अब चूँकि हल चलाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करोगे तो आप खाना वगैरह बहुत खाओगे। तो बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण, और सबसे ज़्यादा खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? तो दालों में। तो खाद्य प्रसंस्करण में दाल। वहीं मिर्ज़ापुर के तो कालीन भैया फ़ेमस ही हैं, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? जौनपुर और मिर्ज़ापुर दोनों की जगह कालीन है। ठीक है? वहीं अगर भदोई की बात की जाए तो भदोई में भी कालीन रहेगी, क्योंकि ये वही क्षेत्र है। कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, ये एक ही, मतलब आप आपस में सीमा साझा करते तो कालीन भदोई का भी कालीन हो जाएगा, ठीक है? और मैनपुरी की बात की जाए तो तारकशी कला, तारकशी कला, अच्छा, ये कई जगह आपने देखा होगा कि महिलाएँ वो ग्रुप बना के 4 जने 5 महिलाएँ बैठती हैं और वो कुछ जरी-जरदोजी टाइप का ही करती हैं, तो उसी को आप कह सकते हैं कि ये मतलब जरी-जरदोजी होती है, वो सिलाई वगैरह से संबंधित होती है। वहीं अगर बात की जाए तारकशी की, ये तारों से की जाती होगी आर्ट वगैरह, तो इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएँ, तारकशी कला, मैनपुरी, तारकशी, मैनपुरी, तारकशी, 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 मैनपुरी। इसको इस तरीके से भी आप रिलेट कर पाएँगे, जैसे मैनपुरी है, मैनपुरी का मैन निकाल दो, सॉरी, मैनपुरी का मैन निकाल दो, तार कसी, यानी कि सपोज़ कोई मैन है, वो तार को कस रहा है। जैसे कि लाइट अगर खराब हो जाती है तो कोई महिला तार नहीं कसती है, वो कोई एक पुरुष आता है जिसको लाइनमैन बोलते हैं, वही तारों को कसता है। तो वो मैन जो हो जाएगा, वो हो जाएगा तारों को कसने वाला, इस तरीके से, ठीक है? और बात करते हैं अगर बांदा की, तो सजर पत्थर शिल्प। हालाँकि भाई मुझे ये सज़र पत्थर नहीं पता है, तो इसको 1-2 को तो भाई वैसे ही याद करना पड़ेगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बात करते हैं अगर मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में धातु शिल्प हो जाएगा। धातु शिल्प यानी कि मेटल के जो क्राफ्ट होते हैं, तो वो मुरादाबाद में हो जाएँगे, ठीक है? बात करते हैं अगर बिजनौर की, तो ये बिजनौर में भी लकड़ी की क्राफ्ट रहती है, ठीक है? बिजनौर, लकड़ी की क्राफ्ट, और यहीं अगर मैंने बात की थी जो बस्ती, वो भी वुडन क्राफ्ट ही था, ठीक है? वहीं अगर बात की जाए मथुरा, तो सैनिटरी फिटिंग, ओके, मथुरा में सैनिटरी फिटिंग, मथुरा सैनिटरी फिटिंग। और बात की जाए अगर बाराबंकी, बाराबंकी भी टेक्स्ट उत्पाद ही है, ठीक है? इससे पहले मैंने आपको वस्त्र उत्पाद कौन और बताया था? अम्बेडकर नगर, उनको भी मैंने आपको वस्त्र से रिलेट करा था, ठीक है? अम्बेडकर नगर, वस्त्र उत्पाद, बाराबंकी, वस्त्र उत्पाद, बाराबंकी, 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 आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सपोज बंकी से आपको बन रहा होगा बंकी मंकी, तो मंकी क्या होता है? वो कपड़े उतार ले जाता है या कपड़े चुरा ले जाता है, इस तरीके से छत पे अगर पड़े हों तो वो कपड़े फाड़ देता है, इस तरीके से। तो बाराबंकी में भी वस्त्र उत्पाद। और मुजफ्फरनगर गुड़, इससे पहले मैंने एक और बताया था आपको, किसी और किसी और जिले में भी गुड़ था। आप कमेंट करके बताइए क्या है, बाकी मुझको तो पता ही है, ठीक है? वहाँ सब कुछ मीठा चल रहा था, बहुत अ, खुशियाँ मन रही थी, अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है? तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाएँगे। तो मुजफ्फरनगर, ये तो हालाँकि गुड़ के लिए फेमस ही था। अगर आपने वो मूवी भी देखी हो नवीन सिकेरा वाली, कौन-सी है वो? हालाँकि मेरे स्लिप हो गया माइंड से, तो उसमें आपको गन्ने के कई सारे खेत वगैरह दिख रहे थे। तो वहाँ से, अब चूँकि जहाँ गन्ने रहेंगे वहाँ तो गुड़ तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? तो मुज़फ्फरनगर, अब मुज़फ्फरनगर साफ़ होएगा, ऐसा करके कुछ था। तो वो वहाँ से भी आप रिलेट कर पाएँ गुड़। अब बात करते हैं अगर बुलंदशहर की, तो सेरेमिक उत्पाद, जो सेरेमिक उत्पाद हैं वो बुलंदशहर से रहेंगे। हालाँकि चीनी मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं इसको, या सीमेंटेड बर्तन कह सकते हैं इनको, ठीक है? बुलंदशहर सीमेंटेड बर्तन। अब बात की जाए अगर मऊ, मऊ का भी वस्त्र उत्पाद है, मऊ, मऊ वस्त्र उत्पाद, ओके। तो मऊ को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मऊ है, मऊ से आपको समझ में आ रहा है बहू, मऊ बहू, मऊ बहू। तो जो नई बहू होती है वो हमेशा अपने जो सर का जो पल्लू होता है वो नीचे तक रखती है, ठीक है? तो वो सर का पल्लू यानी वस्त्र होता है, तो वो वस्त्र को मऊ से आप रिलेट करवाएं। तो वर्तमान में वस्त्र उत्पाद कितनी जगह हो गया? एक तो अम्बेडकर नगर, उनका पैंट ऊपर तक था, ठीक है? तो उसको आपने वस्त्र से रिलेट किया। इसके बाद में दूसरा वस्त्र से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया था? मंकी, मंकी कपड़े उतार लिया जाता, तो मंकी से बाराबंकी। और तीसरा वस्त्र उत्पाद क्या आया था? बहू, एक बहू थी, वो जो बहू होती है वो वस्त्र को नीचे तक, या कह सकते हैं कि सर का जो पल्लू होता है उसको नीचे तक रखती है, तो वहां से वस्त्र उत्पाद आप जाएगा आपका मऊ का।
अब बात करते हैं अगर चंदौली, तो चंदौली भी जरी दरदोजी रहेगा, ठीक है। और पीलीभीत की बांसुरी, पीलीभीत बांसुरी, पीलीभीत बांसुरी, पीलीभीत बांसुरी, ठीक है। तो बांसुरी से आप रिलेट कर पाएंगे, जैसे ही बांसुरी होती है, अगर आपने बांसुरी देखी तो मोस्टली बांसुरी पीली पीली ही रहती है, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे पीलीभीत बांसुरी, पीलीभीत बांसुरी, इस तरीके से। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा है तो वो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आई होप आज यहाँ तक कर लिया या कंप्लीट करवा दें, वरना आपको माइंड से स्लिप हो जाएंगे। चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं, लगभग आधे मैंने करवा दिए हैं, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। छोड़ो, मैं करवा ही देता हूँ। अब बात करते हैं चित्रकूट। तो चित्रकूट लकड़ी के खिलौने से संबंधित है। चित्रकूट यानी कि चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। देखो, चित्रकूट को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि चित्रकूट में क्या हुआ था, भगवान राम जी रहे थे और भरत जी जो मिलने गए थे भगवान राम जी से, वो चित्रकूट में ही मिले थे, ठीक है। और राम जी से आप रिलेट कर पाए कि राम जी के साथ में रहते थे लक्ष्मण जी, तो जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तो वो खिलौने की भांति उनके हाथ से टूट गया था, और वो धनुष था किस चीज का, लकड़ी का, इस तरीके से। तो चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। प्रयागराज के भी मूंज उत्पाद है, इससे पहले भी एक स्टेट का मूंज उत्पाद था, हालांकि मैं रिमाइंड से स्लिप हो गया। मैंने बताया था कि ये मूंज उत्पाद, मुझे मूंज पता नहीं क्या होता है, ये अमेठी का था, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रयागराज का हो गया मूंज उत्पाद। अब बात करते हैं देवरिया। देवरिया सजावट का सामान, देवरिया तो नाम से ही रिलेट हो रहा है, देवरिया यानी देवताओं का, कह सकते हैं कि देवरिया देवताओं का, जहाँ पे रह रहे हो तो देवता जहाँ रहते हो वहाँ सजावट तो रहते ही रहती है, तो सजावट का सामान देवरिया। प्रतापगढ़ का आंवला रहता है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ अपना राजा भैया वाला प्रतापगढ़ सबको ही पता है, तो यहाँ का आंवला सबसे ज्यादा फेमस है, प्रतापगढ़ का आंवला, ठीक है। प्रतापगढ़ आंवला, प्रतापगढ़ आंवला, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाए कि सरकारें आई चलेंगी, पर राजा भैया ने सबको खट्टा, वो क्या, स्वाद चखा दिया इस तरीके से, यानी कि दांत खट्टे कर दिए। तो दांत खट्टे कब होते हैं, जब आप कुछ खट्टी चीज खाएंगे। खट्टी चीज में अगर आप आंवला खा लें तो बहुत जल्दी दांत खट्टे हो जाते हैं, इस तरीके से। बाकी और तो खट्टी चीज इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में और तो कोई खट्टी चीज मिलेगी नहीं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाए कि राजा भैया ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। राजा भैया का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में दांत खट्टे कर दिए यानी कि आंवला, ठीक है। अब बात करते हैं इटावा। इटावा भी वस्त्र उद्योग है। अब वस्त्र उद्योग के मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, एक अम्बेडकर नगर वस्त्र उद्योग, उसके बाद में मैंने आपको एक बताया था वस्त्र उद्योग से संबंधित आपका मऊ, यानी कि जो बहू था वो वस्त्र उद्योग से था। उसके बाद में मैंने आपको वस्त्रों से संबंधित बताया था मंकी, वस्त्र उठा के ले गया तो बंकी से, मंकी से बंकी यानी बाराबंकी। अब बात करते हैं इटावा। इटावा आपका वस्त्र उद्योग हो जाएगा, ठीक है। इतने हो गए। अब बात करते हैं रायबरेली। रायबरेली का भी ये रहेगा कास्ट का, यानी कि वुडन का जो काम रहेगा वो रायबरेली से रहेगा, ठीक है। एटा की बात में बात की जाए तो एटा घुंघरू, घंटी तथा पीतल उत्पाद के लिए एटा काफी फेमस है, ठीक है। घुंघरू, घंटी, एटा, घुंघरू, घंटी, पीतल उत्पाद। चूंकि घुंघरू और घंटियां देखिए मोस्टली पीतल के ही रहते हैं, तो पीतल उत्पाद आपको याद करने की जरूरत है नहीं, तो इसको आप इस तरीके से मतलब इंटरनल रिलेट कर लेंगे, एक बार दिमाग में बिठा लें कि घुंघरू और घंटियां मोस्टली आपने अगर देखा हो तो वो पीतल की रहती हैं, ठीक है। तो घुंघरू और घंटी, एटा, 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 अलीगढ़, घुंघरू और घंटी, घुंघरू, घंटी, एटा, ठीक है। तो इसको मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बना लें कुछ, अभी हालांकि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। एटा में घुंघरू और घंटियां, एटा, 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 अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। बात करते हैं रामपुर की। तो रामपुर पैचवर्क के साथ में एप्लिक जरी पैच वर्क, वर्क, भाई ये भी मुझको नहीं पता है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर रामपुर से कोई है तो बताए भाई ये क्या होता है, ठीक है। बाकी फर्रुखाबाद की अगर संदर्भ में बात की जाए तो वस्त्रों पे जो छपाई होती है उसके लिए, यानी टेक्सटाइल जो प्रिंटिंग है उसके लिए फर्रुखाबाद काफी फेमस है। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है। छपाई संत कबीर नगर में ब्रॉसवेयर, यानी कि ब्रॉसवेयर क्राफ्ट, ठीक है। संत कबीर नगर ब्रॉसवेयर क्राफ्ट, ठीक है। और बात की जाए फतेहपुर की तो बेडशीट एवं आयरन, फतेहपुर में बेडशीट तथा आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर जरी जरदोजी आ गया फिर से, जरी जरदोजी कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है। जिसमें आपका था बदायूं, कासगंज था, बरेली था, ठीक है। लखनऊ में भी चिकन करी तथा जरी जरदोजी था, ठीक है। और शाहजहांपुर भी आ गया, और एक और डिस्ट्रिक्ट था जरी जरदोजी वाला, जो कि था ये चंदौली, ठीक है, जरी जरदोजी वाला।
ठीक है। तो आई होप आपको कई सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। बाकी फिरोजाबाद तो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ये चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। शामली जो है वो लोहे आयरन आर्ट के लिए फेमस है शामली। शामली, तो शामली को आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, जो लोहा होता है वो शामली टाइप का होता है। ठीक है, तो शामली लोह कला, शामली लोह कला। अब बात की जाए अगर गौतम बुद्ध नगर की, तो रेडीमेड गारमेंट। अब गौतम बुद्ध नगर देखिए, गौतम बुद्ध नगर में कौन सा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, नोएडा में। ठीक है, तो नोएडा में इसका मुख्यालय, तो नोएडा में क्या फेमस है, रेडीमेड जो गारमेंट होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि बने बनाए जो कपड़े होते हैं। ठीक है, रेडीमेड जो कपड़े होते हैं वो नोएडा में काफी फेमस मिलते हैं। नोएडा का सट्टा मार्केट है, सॉरी अट्टा मार्केट, सॉरी भाई सट्टा नहीं अट्टा, नोएडा का अट्टा मार्केट है, नोएडा का जीआईपी मॉल है, कई सारी चीजें हैं नोएडा में। तो जहाँ पे कपड़े काफी सस्ते मिल जाते हैं, तो वो रेडीमेड कपड़े होते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट। शाहजहांपुर में लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है वो सहारनपुर, सॉरी सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी, और शाहजहांपुर में जरी जरदोजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। शाहजहांपुर अभी हाल ही में ही अपना कह सकते हैं कि मंडल भी बना है, यानी कि 18वां मंडल बना था। ठीक है, अब बात करते हैं सहारनपुर। सहारनपुर लकड़ी पर जो नक्काशी होती है वो सहारनपुर में होती है, ध्यान रखिए। सहारनपुर सॉरी हरियाणा के साथ में, हिमाचल के साथ में तथा उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करता है। ओके, अब बात करते हैं गाजीपुर। तो गाजीपुर जूट वाला हैंगिंग, ओके, जूट वॉल हैंगिंग, ओके, दीवार पे जो लटकाई जाती है वो जूट की, उसके लिए गाजीपुर फेमस है। गाजीपुर जूट, गाजीपुर जूट, ओके, गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग, गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग। या गाजीपुर को आप इस तरीके से रिलेट करवाएं, जैसे गाजीपुर का था मुख्तार अंसारी, गाजीपुर का ही था ना, हाँ मुख्तार अंसारी, हाँ शायद मुख्तार अंसारी था, गाजीपुर का ही था। ठीक है, तो था कि है कि निकल लिया भाई, योगी जी का है काम, कुछ पता नहीं, पर जो भी है, गाजीपुर का वो था मुख्तार अंसारी। वो क्या करता, वो मार्केट हैंग कर देता था या टांग देता था, दीवार पे टांग देता था, इस तरीके से आप रिलेट कर पाए। ठीक है, तो और उसका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, वो झूठे सच पेश कर देता था और कुछ नहीं होता था उसका। तो गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग, मतलब बाकी आपका अगर कुछ बनना हो तो आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प। श्रावस्ती आपको पता होगा, श्रावस्ती गौतम बुद्ध सॉरी महात्मा बुद्ध की कह सकते हैं कि तपोस्थली रही है उस तरफ। ठीक है, तो श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प यहाँ का काफी फेमस है, ट्राइबल क्राफ्ट है। और श्रावस्ती सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइबल्स वगैरह भी उत्तर प्रदेश की मोस्टली रहती हैं, तो वो जनजातीय शिल्प। और ये कह सकते हैं कि अगर एजुकेशन के मामले में उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं सबसे पिछड़ा क्षेत्र है श्रावस्ती वाला। ठीक है, तो जनजातीय शिल्प श्रावस्ती में रहती है। और बात कर रहे हैं अगर गाजियाबाद, तो गाजियाबाद तो भाई इंजीनियरिंग गुड्स के लिए फेमस है, इसमें तो किसी को बताने की कोई जरूरत ही नहीं। गाजियाबाद में तो हर दुकान पे कुछ न कुछ नया बन रहा होता है। ठीक है, अगर आप कोई मशीन देखें उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी लगी हुई, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा पार्ट जरूर रहता है जो कि गाजियाबाद में ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग गुड्स रहते हैं गाजियाबाद में। संभल, संभल हस्तशिल्प, हॉर्नबोन, ओके, तो संभल जो होता है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, यानी कि जो आप पहनते हैं, मालाएं वगैरह पहनते हैं या हाथों में पहनते हैं, चूड़ियां वगैरह, मतलब चूड़ियां वैसे तो कांच की जो चूड़ियां हैं वो फिरोजाबाद की फेमस है, बाकी अन्य जो सजावट का सामान वगैरह रहता है वो संभल में रहता है। तो ये सब पहन के आप क्या संभलते हैं, तो संभलते हैं किससे, हैंडीक्राफ्ट से, इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे आप। बाकी बात करें यार गोंडा का, तो गोंडा की तो दाल फेमस है, गोंडा का गुंडा, इस तरीके से, यानी गोंडा, गोंडा 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 की दाल फेमस है, इस तरीके से, यानी गोंडा को आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, जैसे जो गुंडा रहेगा, गुंडा काफी पावरफुल रहेगा, काफी ताकत वाला रहेगा, तो ताकत के लिए क्या चाहिए उसको, दालें खाने के लिए, तो इस तरीके से गोंडा का गुंडा। इस तरीके से मैंने एक चीज और आपको बताई थी, दाल प्रसंस्करण कहीं का एक फेमस था, वो क्या था आप एक बार कमेंट करके बताइए। बलरामपुर, ये बलरामपुर में भी ये भी काफी बलशाली रहेगा। तो बलशाली और गुंडा, जो गुंडा होगा भाई बलशाली रहेगा, उसको क्या चाहिए भाई, दाल चाहिए, इस तरीके से रिलेट कर पाए। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, हालांकि हाल ही में इसको जीआई टैग भी मिला है, तो इसको आप रिलेट कर पाए कि सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, ओके, काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर। बात करें अगर गोरखपुर की, तो टेराकोटा के लिए फेमस है, गोरखपुर टेराकोटा, सीतापुर दरी। ठीक है, सीतापुर दरी, इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाए, सीता जी हैं, सॉरी मतलब माफ कीजिएगा, और सीतापुर की दरी, ओके, यानी कि सीता जी जब, यानी कह सकते हैं कि राजमहल छोड़ के गई थे, वो दरी भी साथ नहीं ले गई थी। ठीक है, तो इस मतलब कनेक्ट करने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं। हापुड़ की, हापुड़ की होम फर्निशिंग,
इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी, कहाँ की होम फर्निशिंग थी बताइए? बागपत की। बागपत का और हापुड़ का होम फर्निशिंग, ठीक है? सोनभद्र की कालीन, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जा हो जाएगा, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा आपका। और बात करते हैं कि हरदोई, हरदोई का हैंडलूम रहेगा, हरदोई, हरदोई, हरदो, ठीक है? और सुल्तानपुर के बारे में अगर बात की जाए तो मंजू उत्पाद, यार ये मंजू बहुत फेमस है। कोई बताए मुझे मंजू, ये मूंज, सॉरी मूंज, मूंज ये क्या है? बाकी अब हाथरस की बात की, हाथरस का हींग रहेगा, ठीक है? हाथरस के ही बगल में है एटा, एटा की घंटी तथा पीतल के बर्तन वगैरह फेमस थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है? अब बात की जाए अगर उन्नाव की, तो उन्नाव का भी जरी जरदोजी का ही रहेगा, ठीक है? और हमीरपुर के बारे में अगर बात की जाए तो हमीरपुर के जूते, हमीरपुर के जूते, ठीक है? तो हमीरपुर के जूते इस तरीके से आप रिलेट कर पाएँ कि राजा हमीर देव जो थे, हठी अमीर के नाम से उनको जाना जाता था। हमीर देव चौहान वो सबको अपने जूते की नोक पे रखते थे, इस तरीके से। तो हमीरपुर जूते। बात करें अगर वाराणसी की, तो बनारसी की रेशम की साड़ी रहेगी, बनारसी रेशम साड़ी। और एक जगह की और भी सिल्क साड़ी थी, कहाँ की थी? ललितपुर की थी, ठीक है? झांसी में क्या था? झांसी में सॉफ्ट टॉय थे, ठीक है? जालौन का हस्त निर्मित कागज कला, जालौन का हाथ पे से बना हुआ कागज की जो कलाएं हैं वो जालौन की रहेंगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक आज का, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में मैंने आज आपको सारा करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सारे आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर एक बार आप दिमाग में बिठाएं, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो इस तरह से आप रिलेट कर पाए। जैसे आगरा का चमड़ा था, कानपुर नगर का चमड़ा था। कानपुर देहात का, कानपुर देहात का क्या रहेगा यार, मेरे भी माइंड से उतर गया। हाँ, एल्युमिनियम के बर्तन, ठीक है? मतलब अब वही बात है, दिमाग से तो उतर ही जाएगा। जालौन में कालीन रहेगी, मिर्जापुर में कालीन रहेगी, ठीक है? अमरोहा में ढोलक रहेगी, झांसी में सॉफ्टवेयर रहेगा, अलीगढ़ के ताले, कौशाम्बी में खाद्य संस्करण, ठीक है? औरैया का दूध प्रसंस्करण, कन्नौज का इत्र, आजमगढ़ काली मिट्टी की बर्तन, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद, अम्बेडकर नगर वस्त्र रहेगा, कानपुर देहात का एल्यूमिनियम बर्तन, अमेठी का मूंज, मूंज, कानपुर नगर का चमड़ा, अयोध्या का गुड़, ठीक है? कासगंज की जरी जरदोजी, बदायूं की जरी जरदोजी, लखनऊ की जरी जरदोजी तथा लखनऊ में वो एक चीज़ और रहेगी, क्या रहेगी? आपकी जो चिकन करी, ठीक है? और जरी जरदोजी और कहाँ जाएगा? बदायूं में जरी जरदोजी जाएगा, कासगंज में जाएगा, शाहजहाँपुर में जाएगा जरी जरदोजी, उन्नाव में जाएगा जरी जरदोजी। इस तरीके से हमीरपुर में जनजातीय शिल्प रहेगा, बागपत बागपत तथा एक और अभी स्टेट आया था जिसमें होम फर्निशिंग थी, ठीक है? संभल का वो अलग रहेगा जो हैंडक्राफ्ट रहता है, ठीक है? ललितपुर का जरी सिल्क साड़ी रहेगी तथा बनारसी साड़ी बनारस की रहेगी, ठीक है? बहराइच का गेहूं डंठल उत्पाद रहेगा, लखनऊ की मैंने आपको बताई दिया, बरेली का भी जरी जरदोजी रहेगा, महाराजगंज का फर्नीचर रहेगा, महाराज बेड से रिलेट कर देंगे आप, बलिया का बिंदी रहेगा, इस तरीके से खेल सामग्री तो मेरठ की रहेगी, बस्ती की काष्ठकला, महोबा का गोरा बादल रहेगा, गोरा पत्थर, ठीक है? बलरामपुर दाल रहेंगी, इसके अलावा गोंडा की दाल रहेगी खाद्य संस्करण में, ठीक है? मिर्जापुर में कालीन भैया आ जाएंगे, भदोई में भी कालीन आ जाएगी, मैनपुरी में ताशकरी आ जाएगी, मैनपुरी मैन टास कस रहा है, ठीक है? बांदा का सजत पत्थर रहेगा, मुरादाबाद की धातु शिल्प, बिजनौर की काष्ठकला, मथुरा का सैनिटरी फिटिंग, बाराबंकी में वस्त्र उत्पाद रहेगा, मुजफ्फरनगर का गुड़ रहेगा और अयोध्या का गुड़ रहेगा, बुलंदशहर में सेरेमिक उत्पाद रहेगा, मऊ का वस्त्र उत्पाद रहेगा, चंदौली जरी जरदोजी और पीलीभीत में बांसुरी, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने रहेंगे, प्रयागराज में भी मूंज उत्पाद, देवरिया में सजावट, प्रतापगढ़ में आंवला, इटावा में वस्त्र और रायबरेली में काष्ठकला, एटा में घुंघरू घंटी, रामपुर में पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई, संत कबीर नगर में ब्रॉस बियर, ठीक है? और फतेहपुर की अगर बात की जाए तो बेडशीट आयरन, ठीक है? और आयरन वगैरह फतेहपुर, और शाहजहाँपुर में जरी जरदोजी, फिरोजाबाद में कांच, शामली में लोहा, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट, शाहजहाँपुर में सॉरी सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी, गाजीपुर में जूटवाल हैंगिंग, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, गाजियाबाद अभियांत्रिकी, संबल तथा हस्तशिल्प, ठीक है? गोंडा मैंने बताई दिया, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, गोरखपुर टेराकोटा, सीतापुर दरी, हापुड़ होम फर्निशिंग, हापुड़ के अलावा बागपत में होम फर्निशिंग, सोनभद्र के में कालीन, हरदोई में हैंडलूम, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद, हाथरस की हींग, हाथरस की हींग, हाथरस की हींग ध्यान रखिएगा, हींग एक अलग प्रोडक्ट है और हाथरस का ये फेमस है। उन्नाव में जरी जरदोजी, हमीरपुर में जूते, बनारस की रेशम साड़ी, जालौन में हस्त निर्मित कागज कला। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे कल। ओके, और कल ये मैं एक बार क्विक रिवीजन भी करूंगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी कोशिश रहेगी आपकी इस परीक्षा के संदर्भ में या उत्तर प्रदेश जीके तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में ही पूछा जाता है। चाहे आप अगर लगा हुआ देखें तो यूपी पुलिस की जो भी एग्जाम चल रहा है उसमें भी यूपी जीके पूछा जाएगा, या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें भी यूपी जीके पूछा जाएगा। यानी यूपी से संबंधित हर एग्जाम में यूपी जीके पूछा ही जाएगा। तो आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ में भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, उनको इंस्ट्रक्शन दें, उनको गाइड करें, उनको प्रेशराइज करें कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग भी लाइक करके जाएं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। बाकी ध्यान रखिएगा, मैंने ग्राम पंचायत अधिकारी का जो कह सकते हैं कि पंचायती राज से संबंधित जो भी एक सीरीज है वो मैं कर रहा हूँ, उसका भी अगर आप एक्सेस लेना चाहें तो ले सकते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और बात करते हैं अगर यूपी जीके, इसके साथ साथ अगर आप किसी भी एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर आता है तो मैं कल से कंप्यूटर की क्लासेस भी इसी पे डालने वाला हूँ, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।